तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जुडिशल कमीशन के बनने और ना बनने का अभी तक फैसला नहीं किया, लेकिन 28 जनवरी को तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के साथ चौथा मुश्तरका इजलास का ऐलान जरूर कर दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत ना करने का ऐलान कर दिया है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन उमर अयूब का यह कहना था कि मुज़ाकरात के चौथे राउंड से कबल जुडिशल कमीशन का क़याम जरूरी है। जब तक जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में नहीं लाया जाता, चौथे मुज़ाकराती राउंड में नहीं बैठेंगे। यहाँ पे बात होती है नेगोशिएशंस की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी हुक्म है, नो कमीशंस, नो नेगोशिएशंस, बात खत्म। इनके पास ये इख्तियार भी नहीं है कि मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान की मुलाकात फ्री एनवायरनमेंट में कराएं। अपने आप को तो ये कहते हैं हम लोग बाख्तियार हुकूमत है, तो ये इजाजतनामा किससे लेने के लिए जा रहे हैं? कमीशन के लिए हमने कहा कि अगर आप अमायदगी ना शो करते हैं कि आगे हम बैठते हैं और ये कमीशन बनेगा, इसके TOR कौन होंगे, मेंबर्स कौन होंगे, ये तो तय होगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से अगर ये पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता कि हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर मजीद फायदे की मीटिंग की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन यही है कि दोनों मुतालिबात ऐसे नहीं है कि एक मुतालिबे को माने और दूसरे को ना माने। लीडर ऑफ द अपोजिशन का कहना है कि सिर्फ डुगडुगी बजाने नहीं बैठेंगे। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हमने मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत को 31 जनवरी की डेडलाइन दी है और हुकूमत जब भी दोबारा कमेटी की मीटिंग रखे, इससे 2 रोज़ कबल हमारी मीटिंग होनी चाहिए। अगले सेशन से पहले हमारी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जवाब देने के लिए हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने ज़ेली कमेटी बना दी है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात का जायजा लेने के बाद उनका बाकायदा जवाब तैयार करने का फैसला किया है। जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा या नहीं, इसका तयन हुकूमती सब कमेटी करेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी का कहना है कि जुडिशल कमीशन के बनने और ना बनने का अभी तक फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को PTI की मुज़ाकराती टीम के साथ चौथा मुश्तरका इजलास होगा। सर, जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा, यानी नहीं बनने और बनने का सवाल अभी हमने तय नहीं किया, इसीलिए डेलिब्रेशंस हो रही हैं। अगर ये डिसीजन हो जाता आज तो फिर कल और परसों की मीटिंग की जरूरत नहीं थी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। इस मुकम्मल डेडलॉक की सूरत हाल में हर कोई अपनी पोजीशन और जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं दिख रहा और थ्रू आउट दिस जो वजीर सबसे ज़्यादा इन टॉक्स और डायलॉग की नफ़ी करते आए हैं या डिस्करेज करते आए हैं, ख्वाजा आसिफ, उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए वो फरमा रहे हैं आज भी कि 9 मई पर लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, अब कमीशन क्या तहकीकात करेगा। उन्होंने 3 हमले करके देख लिया और आखिर में तरलों पर आ गए हैं। बताएं तो सही कि कमीशन ने क्या फैसला वहाँ पे करना है या क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर कोई इस किस्म का प्रपोजल होता भी है तो फिर ये बातें हैं, मफरूज़े हैं, ट्राई कर लें। 3 हमले भी कर लिए हैं उन्होंने, फिर तुम चाहते हो तरलें तो आ जान जड़ा है। एक जानिब तहरीक इंसाफ अपनी सियासी बका की जंग के कई मरहले अबूर कर चुकी है, दूसरी जानिब जमात के अंदर टूट फूट और अदम एतमाद ताहाल जड़ें पकड़ रहा है। इतलात हैं कि इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमानी पर पार्टी में तनाज़े खड़ा हो गया है। मशाल यूसुफजई ने यह दावा किया है कि इमरान खान ने मुझे बुशरा बीबी का तर्जुमान नामजद किया, जबकि मुसर्रत जमशेद चीमा का दावा है कि इमरान खान ने उन्हें बुशरा बीबी का तर्जुमान नामजद किया। मुशर्रत चीमा का यह कहना है कि मशाल यूसुफजई तो सिर्फ लीगल मामलात सौंपे गए हैं। आज ही GHQ हमला केस में अहम पेशरफ्त हुई। मशाल यूसुफजई का वकालतनामा चैलेंज हो गया और अदालत ने वकालतनामे के मामले पर मशाल यूसुफजई को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मशाल यूसुफजई का कहना था कि मैं कुछ लोगों के लिए थ्रेट बन चुकी हूं, मेरा जेल में दाखिला रोकने की कोशिश की जा रही है और ये अपनों और परायों की मिली भगत की साजिश है। आज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी ने बुशरा बीबी से मुतालिक इमरान खान का पैगाम दिया कि बुशरा बीबी मेरी शरीक हयात हैं, मेरी इज्जत हैं, सबको मेरा वाज़ेह पैगाम है कि उसके खिलाफ किसी भी कैंपेन को कबूल नहीं करूंगा। आज खान साहब ने बुशरा बीबी के ऊपर सोशल मीडिया कैंपेन की सख्त मजम्मत की है और उन्होंने ये कहा है कि ये अपोजिशन 6 साल से बुशरा बीबी के पीछे पड़ी हुई है और उनके ऊपर कीचड़ उछाल के वो इमरान खान का असल टारगेट है और जो लोग हमारे खैर ख्वाह बन के ये ट्वीट्स कर रहे हैं वो हमारे खैर ख्वाह नहीं है। इनकी उन्होंने भरपूर मजम्मत की है। दूसरी जानिब इतलात हैं कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। 14 साल कैद के बाद
लीडरशिप कौन फराहम करेगा, किस तरीके से करेगा? जमात के अंदर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिसके बाद पंजाब के मुतअद्दिद अरकान असेंबली ने अलीमा खान को पार्टी टेक ओवर करने का मशवरा दिया है। रहनुमाओं की राय है कि अलीमा खान बानी पीटीआई की बहन है और पार्टी में मुतहर्रिक है। ये बातें पंजाब के अरकान असेंबली ने अलीमा खान से मुलाकात में भी की हैं। पीटीआई रहनुमाओं का यह कहना है कि पाकिस्तान में विरासती सियासत ही चलती है, पार्टी को डेमोक्रेटिक बनाना एज ऑफ राइट नाउ मुश्किल है। मौजूदा क़यादत की वजह से पार्टी डिसिप्लिन में तवाजुन नहीं रहता। इससे कबल भी तहरीक इंसाफ की क़यादत में इख्तलाफात की खबरें सामने आती रहीं, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने रहनुमाओं को इजहार वजू के नोटिफिकेशंस भी जारी किए गए। मौजूदा हालात में मुज़ाकराती कमेटी से कितनी मुस्बत पेशरफ की तवक्को की जा सकती है, यह फैसला ठीक 5 दिन बाद हो जाएगा। मगर इसके बाद तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस होंगी और हुकूमत अपने इख्तियार को कैसे जस्टिफाई कर पाएगी? वो हुकूमत जो धड़ाधड़ कानून साजी बुलडोज कर रही है कि जो अभी भी अपने आप को बिल्कुल जवाबदेह नहीं समझती। एक तरफ हुकूमत का जुडिशल कमीशन बनाने पर लेतो लाल है और दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर पीका एक्ट में मजीद तरमीम का बिल भी कौमी असम्बली में पेश कर दिया है, जबकि डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असम्बली कायमा कमेटी से मंजूर कर लिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली सदार आसाद की जेर सदारत होने वाले कौमी असम्बली इजलास में वजीर कानून आजम नजीर ताड़ ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश किया और सेनेटर आजम नजीर ताड़ का यह कहना था कि पाकिस्तान में मुजरिमों को सजा देने की शरह बहुत कम है, दीगर ममालिक में सजा देने की शरह 80% है। इस निजाम की बेहतरी के लिए तरमीम ला रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम इस ऐवान से ये बजा तौर पे तवक्को रखते हैं कि उनको जो दुश्वारियाँ, तकलीफ़ें और मुश्किलात दरपेश हैं निज़ाम इंसाफ के हवाले से, हम उन्हें दूर करने के लिए सारे अपने तई भरपूर कोशिश करें। और हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसी लेजिस्लेशन लेके आई जाए जो कि निज़ाम इंसाफ को शफाफ और आसान बनाए। और हम 108 अमेंडमेंट्स जो हैं वो ज़ाब्ता फौजदारी में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल की मुखालिफत की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना था कि डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर बात होनी चाहिए और अब आईन कानून के हक में बोलने वालों को उठाया जाएगा। जितनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितने आपके डेटाबेसेस हैं, वो एक अथॉरिटी के नीचे आ जाएंगे और वहां पे एक शख्स को बिठा दिया जाएगा और वो जिस मर्जी को टारगेट करे। बहुत सारे इदारे इस वक्त कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं और इस पे इनका सिर्फ टारगेट होगा कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की मीडिया, वो लोग जो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, वो जब आवाज उठाएंगे तो उनको टारगेट का निशाना बनाया जाएगा और इसको हम लोग कंडेम करते हैं। आपको बताते चलें, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका में सोशल मीडिया समेत फेक न्यूज़ से मुतल्लिक अहम कानून साजी की जाएगी। तरमीमी मुसवदे में डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़ भी दी गई है और ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक PFUJ ने इसे सरहन मुस्तरद कर दिया है। अथॉरिटी को ममनुआ मवाद तक रसाई हासिल करने और हटाने का इख्तियार होगा और इस अथॉरिटी को ममनुआ मवाद शेयर करने पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी वसी इख्तियार हासिल होगा। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सोशल मीडिया मवाद को रेगुलेट करने का भी इख्तियार होगा। अथॉरिटी पीका एक्ट के तहत शिकायत की तहकीकात और मवाद तक रसाई को ब्लॉक या महदूद करने की मजाज होगी। नाजरीन, ये अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए पाकिस्तान में दफातर या नुमाइंदे रखने के लिए भी सहूलियात फराहम करेगी और वफाकी हुकूमत 3 साल के लिए चेयरपर्सन और 3 अरकान का तकर्रुर करेगी। सेक्रेटरी इत्तलात, सेक्रेटरी IT, चेयरमैन PTA अथॉरिटी के मेंबरान होंगे, जबकि दीगर तमाम मेंबरान हुकूमत खुद चूज करेगी। अथॉरिटी में तमाम फैसले अक्सरियती अरकान की रजामंदी से किए जाएंगे और चेयरपर्सन को किसी भी गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को ब्लॉक करने के लिए हदायत जारी करने का भी खसूसी इख्तियार होगा। तजवीज़ करदा ये तरमीम एक ऐसे वक्त सामने आ रही हैं कि जब ना सिर्फ इस हुकूमत को लेजिटिमेसी क्राइसिस है, लेकिन इस हुकूमत के हवाले से फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी बहुत बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। तजवीज़ करदा तरमीम के मुताबिक अथॉरिटी के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कवायद की पासदारी के लिए रजिस्टर करने और उनके लिए शराइत तय करने का भी इख्तियार होगा। गैर कानूनी मवाद की तारीफ में अमन आमा, गैर शाइस्तगी, गैर इखलाकी मवाद, तौहीन अदालत या इस एक्ट के तहत किसी जुर्म के लिए उकसाना शामिल हैं। पीका एक्ट में मुजवजा तरमीम में गैर कानूनी मवाद के 16 इकसाम के मवाद की फहरिस्त दे दी गई है। गैर कानूनी मवाद में गुस्तखाना मवाद, तशद्दुद, फिरका वाराना मुनाफरत को हवा देना शामिल हैं।
गैर कानूनी मवाद में जराइम या दहशतगर्दी की हौसला अफजाई भी शामिल है। गैर कानूनी मवाद में जाली या झूठी रिपोर्ट्स आईनी इदारों और उनके अफसरान बशमूल अदलिया और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इल्जाम तराशी, ब्लैकमेलिंग और हत्के इज्जत भी शामिल है। मुजवजा तरमीम में यह बताया जा रहा है कि झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा, यानी कि इसको एक क्रिमिनल पनिशमेंट बना दिया गया है। एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल भी कायम किया जाएगा और वफाकी हुकूमत 3 साल के लिए ट्राइब्यूनल मेंबरान तैनात करेगी। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल 90 रोज में केस निपटाने का पाबंद होगा और मुसवदे के मुताबिक ट्राइब्यूनल्स के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकेगी, जबकि ट्राइब्यूनल्स के हेड को लगाना और हटाना भी हुकूमत के इख्तियार में होगा। नाज़रीन, आज ही कौमी असम्बली कामा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया है और वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक की जेर सदारत कौमी असम्बली कामा कमेटी का आज जो इजलास हुआ, इसमें हुकूमत के मुजवजा डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 का एजेंडा जेर गौर तो आया, लेकिन बार बार हुकूमत ने गिला किया कि आप बुलडोज कर रहे हैं। स्टॉप बुलडोजिंग लेजिस्लेशन। इस इजलास के दौरान बार बार ये नुक्ता उठाया गया कि इस वक्त मुल्क में इंटरनेट नहीं चल रहा, हमने व्हाट्सएप इस्तेमाल छोड़ दिया है, बगैर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बिल की मंजूरी बहुत बड़ी गलती होगी। चेयरमैन कमेटी ने फिर बिल पास कराने का जब अमल शुरू किया तो तहरीक इंसाफ अरकान उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर ने एतराज करते हुए कहा कि बिल को बुलडोज ना कीजिए, बल्कि हमारी राय सुनिए। कमेटी मेंबर उमेर नियाजी का यह कहना था कि मुल्क की डिजिटल इकोनॉमी तबाही के दहाने पर है, पाकिस्तान में टूल्स ही दस्तयाब नहीं है, इतनी जल्दबाजी ना कीजिए। कमेटी मेंबर शेर अरबाब ने कहा कि इस्लामाबाद में आप पहले इंटरनेट की स्पीड को चेक कर लीजिए। एक तरफ डिजिटल पाकिस्तान की बातें की जा रही हैं, दूसरी तरफ इंटरनेट का हाल चेक कर लीजिए। अरबों रुपए का नुकसान इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल से हो रहा है। कमेटी मेंबर बैरिस्टर गौहर ने सवाल उठाया कि आखिर डिजिटल कमीशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। वजीर मुमलिकत शहजाद फातिमा ने बताया कि ये डेटा पोल एक जगह इकट्ठा नहीं हो रहा, ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि डेटा एक जगह जमा होगा, बल्कि इदारे डिजिटलाइज हो रहे हैं। नाज़रीन, इतनी जल्दबाजी लेजिस्लेशन की बुलडोजिंग, क्रिमिनल पनिशमेंट्स करार देना मुकम्मल तहवील और आज़ादी इजहार राय को एक डायरेक्ट खतरा भी है, जबकि दूसरी जानिब ऑपोजिशन की तजवीज़ करदा कमीशंस के ऊपर भी मुकम्मल ना सिर्फ इंकारी है हुकूमत, बल्कि आड़े हाथों ले रही है। हुकूमत चाहती क्या है और PTI के पास ऑप्शंस क्या है, बात करते हैं। हमारे साथ मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील और लॉयर इमरान खान फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। फैसल साहब, फरमाई दीजिएगा कि चौथी नशिस्त की तारीख दे रही है हुकूमत, लेकिन बावजूद इसके आप लोग बैठने को तैयार नहीं। जुडिशल कमीशन के क़याम के ऐलान के बगैर PTI अब इस मुज़ाकराती नशिस्त में नहीं बैठना चाह रही। ये बराह रास्त इमरान खान के अहकामात हैं? जी बिल्कुल, ये इमरान खान साहब के अहकामात हैं और इमरान खान साहब का पहले दिन से ये मौक़िफ़ था और कि जुडिशल कमीशन की अगर की तरफ ठोस पेशरफ्त नहीं होगी तो हम मुज़ाकरात के तातुल के अलावा, मुज़ाकरात के अमल को ख़त्म करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। हुकूमत ने तारीख तो दी है, लेकिन जो जुडिशल कमीशन का हमारा मुतालबा है उसकी तरफ कोई ठोस पेशरफ्त अभी सामने नहीं आ सकी है। ना तो हुकूमत ने अपने TORs दिए हैं, उन्होंने पहले अपना काउंटर एजेंडा भी नहीं दिया था, जिसका मतलब है कि वो हमारे एजेंडे को तस्लीम करते हैं और तस्लीम करने के बाद अगर वो अपना एक माइंड नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते अभी तक, और इस मुज़ाकरात को गालिबन अब तकरीबन 1 महीना हो गया है शुरू हुए, और इस दौरान जो 2 मुलाकातें भी मुज़ाकराती कमेटी की करवाई गई हैं, वो हुकूमत से बाला कुछ ताकतों ने मुलाकातें कराई हैं। हुकूमत जो है मुज़ाकराती कमेटी अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद वहाँ पे मुलाकात नहीं करा सकी। तो हमारा इसमें एक 1 पॉइंट जो डिमांड है वो ये है कि आप कोई ठोस पेशरफ्त बताएँ, TOR जो हैं और जो प्रपोज नाम हैं वो सामने रखें, ताकि चौथा जो राउंड है वो कोई सब्सटैंशियल राउंड हो। हम सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन के कायल नहीं हैं। बैरिस्टर साहब, हुकूमत असूली तौर पर ऐलान करे, PTI कह रही है कि अहम जुडिशल कमीशन का क़याम होगा। अब कमीशन के क़याम के ऐलान के हवाले से तो TORs के लिए एक आध मीटिंग हो सकती है, PTI कह रही है, लेकिन उससे पहले तो बैठना ही अब उनके लिए आउट ऑफ क्वेश्चन हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेयर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी जल्दी किस चीज़ की है, ये किस बात की है। यहाँ पे 31 तारीख इन्होंने खुद डेडलाइन वहाँ पे रखी हुई है और 28 तारीख अब हमारी तरफ से आ चुकी है कि बैठें, हम बिल्कुल आपको जवाब देंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि हम पहले अनाउंसमेंट कर दें कि जी कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा, तो फिर उसके अलावा या उसके बाद जो है किसी नशिस्त की बात की जा सकती है।
आई डोंट अंडरस्टैंड के विद दिस थ्रेट, विद दिस कोएर्शन, किसी मामले पे जो है इस तरह मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ना मुज़ाकरात करने का ये कोई तरीका है, ना कोई अमल है। हमने ये नहीं कहा कि कमीशन नहीं बनेगा। हमने TORs इनके देखे। TORs इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, TORs बनाना जो है वो फेडरल हुकूमत का काम है, इनका काम नहीं है। इन्होंने अपने TORs दे दिए, हमने वो बिल्कुल देख लिए। हम इनके TORs का जवाब भी देंगे, लेकिन साथ जो सियासी जमातें हैं जो हुकूमती कमेटी का हिस्सा हैं, उसमें ज़ाहिरी बात है कि they'll have to get back to us, they'll have to speak to their leadership as well, they'll have to seek a legal opinion on whether they want to go ahead with these with the formation of these commissions, या वो नहीं बनाना चाहते, वो उनका कम से कम आ जाए। उसके बाद आपने देखा, क्योंकि इत्तेहादी ज़रूर हैं हमारे साथ, लेकिन इत्तेहादी होने का ये मतलब नहीं है, क्योंकि आपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी देखा, अदरवाइज भी देखा, वो डिसेंट रखते हैं। अगर वो कल को मेजॉरिटी कह देती है, से पहले जब निशिस्त का डेट दी गई है, उससे पहले तो आप अनाउंस नहीं करेंगे बेसिकली? मेरे ख्याल से एक नशिस्त होनी चाहिए, जो चौथी नशिस्त है। और आम जबान में तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि वो कहते हैं ना कि ये भागने, राह फरार अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरी टॉक्स के जो क्यों करेंगे सर, और ऑप्शन ही क्या है? अब ये तो इनसे सवाल करें, आप इनसे पूछें क्यों ये अब मुंह मोड़ लिया गया तमाम तर मुज़ाकरात के अमल से, और कहा कि जब वो तो मानते हैं हमारे पास ऑप्शन नहीं है सर, वो आपके इख्तियारात पे सवाल उठा रहे हैं। बट आई थिंक कि इनका इस चीज़ के साथ मशरूत करना ये सरासर गलत एक बात है कि आप पहले अनाउंसमेंट करें, उसके बाद हम वो नशिस्त रखेंगे। उस नशिस्त में आ जाएं, उस नशिस्त में बैठ जाएं, जो उस नशिस्त में तय पाएगा बाय मेजॉरिटी या वैसे ये लॉजिक से तो हम समझने से कासिर हैं। ऊपर से वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक एक बड़ी पेशकश कर रहे हैं आपको। कह रहे हैं 2013 के इंतखाबात में 35 पंचर से लेके फॉर्म 47 तक सबको जुडिशल कमीशन में आप डाल दीजिए, और कमीशन में फिर धरने भी आ सकते हैं, 9 में 26 नवंबर भी शामिल हो सकते हैं। वो कहते हैं एतराज जुडिशल कमीशन पर नहीं है, बल्कि आपकी हरकतों पर है। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब की हरकतें जो हैं वो बिल्कुल बचगाना हैं, और वो लगता है जैसे इस उम्र में सठा गए हैं। माज़रत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा है। देखिए, जब पहले दिन से हमारे जो नुकात हैं वो दो ही हैं। हमने अपने मुतालबात में चेंज नहीं किया है, और हुकूमत को और साथ जमातों को ये बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम है कि अगर वो अपना काउंटर एजेंडा नहीं दे रहे हैं तो फिर हमारे इस एजेंडा के अलावा कोई और एजेंडा जो है वो ज़ेर बहस नहीं होगा। तो इस एजेंडा के ऊपर सात जमातें फीड ड्रैगिंग यानी पाँव घसीटना शुरू कर दें, तो फिर हमें इनकी नीयत के ऊपर और हमें इनके अमल के ऊपर भी जो है वो शक का इजहार जो है वो करना पड़ता है। और आज हामिद रज़ा जो कि मुज़ाकराती कमेटी के PTI के स्पोक्स पर्सन भी हैं और मेंबर भी हैं, उनको फैसलाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस का धावा बोला गया और वारंट के बगैर उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश की गई। तो क्या ये हुकूमत जो है अपनी फस्तायत और रियासती जबर के तहत हमें मजबूर करना चाहती है? हमारे ऊपर प्रेशर है महर, हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमारे लोग ज़ख्मी हैं, हमारे लोग जो हैं वो जेलों में हैं, हमारे अपने कारकुनान की ख्वाहिशात के बरअक्स, और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जो पार्टी का इंटरनल प्रेशर है वर्कर्स का, उनके बरअक्स जाके हमने मुज़ाकरात के लिए हामी भरी। और बेसिकली स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, वी हैव एक्सपोज गवर्नमेंट इन एक्सीलेंटली, बिकॉज हम पहले ही कहते थे कि ये गवर्नमेंट ना तो संजीदा है मुज़ाकरात में और ना ही मुज़ाकरात करने की ताकत रखती है। तो आज ये दोनों बातें जो हैं वो अवाम में बिल्कुल इस्टेब्लिश हो चुकी हैं कि जो हुकूमती कमेटी है वो इतनी ताकत भी नहीं रखती है कि हमसे वो इमरान खान साहब के हमारी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात भी कॉल ऑफ कर दीजिए ना, फिर एक हफ्ते का भी मजीद क्यों टाइम दे रहे हैं अगर फैसला कर चुके हुए हैं कि इनके पल्ले कुछ नहीं है? देखिए, अगर ये लोग अभी भी जुडिशल कमीशन के ऊपर जो कि बिल्कुल TORs ये कह रहे हैं कि हमने इनको TORs दिए हैं, तो आप अपने काउंटर TORs दीजिए। आपने ना काउंटर TORs दिए हैं, ना आपने इस पर कोई बात की है। बजाय उसी दिन जिस दिन ये मुतालबा पेश किया गया, उस दिन मेंबर कमेटी राना सनाउल्लाह साहब ने और इरफान सदीकी साहब ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका इनकार कर दिया। तो अब उस इनकार के बाद या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप मुझे बताइए, जब तक कोई ठोस पेशरफ्त नहीं होती तो हमारे पास क्या जवाब होगा कि हम चौथी नशिस्त में बैठें? आज उमर अयूब साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है, हमारे दूसरे जो ज़ोमा हैं उन्होंने भी ये बात की है। हमें कोई वजूहात डेफिनेटली गवर्नमेंट को देनी पड़ेंगी। CBMs का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने आपको अर्ज़ किया कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का ये हाल है कि हमारी जो बेल पटिशंस हैं वो नहीं लग रही, हमारे जो केसेस हैं वो कच्चे जजेस के सामने लगाए जा रहे हैं, और हमारे जो रहनुमा कैद में हैं और वो इन FIRs में नॉमिनेटेड हैं उनको पेश नहीं किया जा रहा है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को कोर्ट लखपत जेल से ट्रायल जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसमें पेश नहीं किया जा रहा।
तो इस सूरत हाल में जब आपने हमारे लीडरों को बिल्कुल ही 1.5-2 साल से आपने जेल में रखा हुआ है और उसकी बेल पिटीशन भी डिसाइड नहीं कर रहे, आप उनको कानूनी हक भी नहीं दे रहे, आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल भी नहीं दे रहे, तो फिर आप बताइए कि हमारे पास क्या ऑप्शन है? स्ट्रैटेजी आपकी है हैविंग नो स्ट्रैटेजी एट ऑल, क्योंकि मैं तो समझने से कासिर हूं। इनके साथ आपने निशिस भी लगानी है, लेकिन साथ तलवार भी लटकानी है। अब इनके पास इख्तियारात भी नहीं है, लेकिन आप जुडिशल कमिश्नर भी इनसे मांग रहे हैं, जबकि अगली निशिस इज ए मैटर ऑफ डेज सर। दूसरी तरफ आप चीफ आर्मी स्टाफ से एक मुलाकात को खुश आइंद करार देते हैं इमरान खान, लेकिन आज फिर पीटीआई के ट्विटर हैंडल से आप लोग एक बार फिर अथॉरिटेरियन मिलिट्री रजीम और नाम ले लेके ललकार रहे हैं क़यादत को। याया खान पार्ट 2 है कौन? फैसल साहब, आप बार बार मिलते हैं इमरान खान साहब से, हु इज याया खान पार्ट 2, जिसका एक बार फिर आप लोग वही तस्करा करें, यानी कि हिट मिस कहीं ना कहीं तो गेम चलेगी, बात भी कर लो और तनकीद भी करो, प्रेशर भी डालो, कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए, हमारा जो 1971 से मुआवजना है वो बिल्कुल बनता है, क्योंकि उस वक्त याया खान ने जो उस अवामी लीग के साथ मुजीबुर रहमान के साथ किया, वो तारीख उसकी शाहिद है, और यही जो वहाँ पे वाक़यात हैं वो हमारी पार्टी के साथ दोहराए गए हैं। तो मुआवजना तो होगा, बातें तो सख्त होगी। जब तक आप माहौल और हालात ठीक नहीं करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारे ऊपर छापे मारे, हमारी आपसे आप तारीख के अंदर नहीं उलझना चाहती, मुजीब तो 1967 से पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे, बच्चों को करें, वो हमारा इलेक्शन छीने, आप हमारे लीडरों के ऊपर सैकड़ों की तादाद में झूठे पर्चे बनाएं और उसके बाद हमारी गर्दन के ऊपर घुटना रख के आप ये कहें कि आप चीखते क्यों हैं। पहले सबसे पहले सीबी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, हुकूमत को अपनी नाक से आगे देखना होगा, पाकिस्तान के लिए देखना होगा। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि उनके केस और उनकी रिहाई इन मुज़ाकरात का हदफ नहीं है। इस मुज़ाकरात का हदफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अगर हुकूमत उस चीज़ को कासिर है, उस चीज़ को इंश्योर करने से, तो फिर ये एडमिट कर लें। देखिए, फैसल साहब ने अभी बात की कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। इससे ज़्यादा और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या हों कि तमाम तर सियासी जमातें सिरजोर के बैठी हैं, वो तमाम तर अपनी लीडरशिप से कंसल्ट कर रही हैं। हमने एक सब कमेटी बना दी है, पैरावाइज या बेतुके किस्म के TOR जो आपने दिए थे। नो, इट्स नॉट फीड ड्रैगिंग। मेहर साहिबा, ये आप देखें कि इतने बेतुके किस्म के TORs इन्होंने बना दिए दोनों कमीशन के ऊपर, जो इनके खुद अखज़ किए हुए अपने तही इन्होंने बता दिए। लेकिन हैविंग सेड दैट उसका जवाब आपको मिल जाएगा, मौसूल हो जाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने बड़ी एक बारीक वारदात डाली है, वो मैं आपको और कौम को भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा उसके बारे में, कि इन्होंने बी पे कहा कि जी हम बताएंगे। अभी आपके सामने आपकी प्रोग्राम में कह दिया फैसल साहब ने कि CBMs के तहत लोगों की बेल्स होने दें। ये क्या मंतक होगी, ये क्या बात होगी कि आपने अपनी ही जो दूसरी डिमांड रखी है, आप कहते हैं कि निश्चित से पहले ही वो कम से कम हम आपको पूरी करके दें, कमीशंस की फॉर्मेशंस के हवाले से। पहली बात। दूसरी बात है कि वो फिर बैठने का मकसद क्या है? फिर अभी आप कह रहे हैं, मैंने कहा फेयर ट्रायल दीजिए। देखिए, फेयर ट्रायल की तो तमाम तरह पूरे होने, अभी आपने खुद कहा, आप बिल्कुल इसको रिवाइंड आप शाह महमूद साहब को पेश कर दीजिए ना। देखिए, मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि बेल पिटीशन, अब इन्होंने बारीक वारदात क्या डाली, इन्होंने कहा दोज आइडेंटिफाइड बाय अस, आपकी बात नहीं मानी जाती, दोज आइडेंटिफाइड बाय अस। सो ऑब्वियसली दिस इज पंजाब हुकूमत क्या आपके खिलाफ है या आपकी NRO है, ये खुला NRO मांग रहे हैं आप। डिप्टी वज़ीर आज़म की बात क्यों नहीं मानी जाती? आप मुझे बताएं कि आप तो खुला आप शाह महमूद कुरैशी साहब को ट्रायल में पेश कीजिए। जिन लोगों का आपने जिक्र किया जख्मी हैं, जिन लोगों को आपने कहा कि वो जेलों में हैं, जिन लोगों को आपने कहा कि वो शहीद हो चुके हैं, वेयर इज द लिस्ट? फैसल साहब, देयर इज नो लिस्ट। हमने लिस्ट प्रोवाइड की है और लिस्ट प्रोवाइड करने के बाद आपने बंदे पेश किए हैं। मुझे बताएं कि लिस्ट किधर है? उसमें से 34 बंदों की लिस्ट जो आप 26 नवंबर की बात करते हैं, वो रोमिंग फ्री, उनकी वीडियोस मंजर यहाँ पे आ चुकी हैं, वो तो सारे मंजर यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि हम तो अपने घरों में and we are living a very comfortable life। पता नहीं आपको किसको कहते हैं कि हमारे असीरान है। देयर आर नो असीरान, कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है यहाँ पे। आइन और कानून के मुताबिक लोगों पे जो केसेस हैं, जो उनकी अपनी डूइंग्स हैं, वो अवाम को ना आइन है, ना कानून है, ना बुनियादी हकूक है, ना अदलिया है। आपने तो 26वीं तरमीम के बाद मुल्क में निज़ाम अदल को ज़िबा करके रख दिया है। यहाँ पे तो आपने अदालतों के अंदर तासुब कायम कर दिया है। हमने कोई तासुब कायम नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, सुप्रीम कोर्ट है, पावर दी है। बाकी जजेस जो कि उनसे ज्यादा बेहतर है, हमारी फ्रेटर्निटी में उनको ज्यादा इंटेग्रिटी वाले हैं। आपने उनको तमाम जजेस को, मनपसंद जजेस को आपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी है। बाकियों को आपने छोड़ दिया। पार्टी ने न सिर्फ अभी से बल्कि 2011 से आपने जजेस को लेफ्ट, राइट एंड सेंटर पॉलिटिसाइज किया है। यू लिटरली, दिस पार्टी हैज यूज्ड द जजेस थ्रू एंड थ्रू। आप बताइएगा बैरिस्टर साहब, अब देखिए, एक तरफ 26th अमेंडमेंट आप लेके आए हैं, बंदे आपने अगवा किए, मार तोड़ के वो किया और पॉलिटिसाइज हमने किया। अच्छा, आज भी ऐवान के अंदर भरपूर यू हैव
You have intruded in the independence of judiciary. No, we haven't. हमने तो कहा कि हमने तो अपना ग्राउंड रीगेन किया है जो जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से कुछ लोगों को हमने लोगों का जो बैकलॉग है केसेस का वो कम से कम कम करने के लिए आप मुझे बताइए कि जजेस का इंटरव्यू कौन कर रहा है? अब ये देखें नए तरीका है। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि जजेस के इंटरव्यू जेसीपी में ही हो रहे हैं। वहां पे जो मुतलका चीफ जस्टिस साहिबान है वहीं से वो रिकमेंडेशंस आ रही हैं। जरा पता कर लीजिए मुशीर साहब, जी मैं तो देखिए मेरी तो नॉलेज जो है वो ऑब्वियसली मैं आपको बता रहा हूं कि जो एक प्रोसीजर सेट है जो इन प्लेस है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जेसीपी में उसी तरह प्रोसीजर चल रहा है जिस तरह 2 जज साहिबान की अभी तैनाती हुई। आगे वो प्रोसेस चलेगा, उसको देखा जाएगा कि बलूचिस्तान के हवाले से हुई है, इस्लामाबाद के हवाले से हुई है। जी सॉरी, और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। उसमें हुकूमत की जाली अपना बर्तरी रखी गई है ताकि हुकूमत अपनी मर्जी के जज लगाए और वही हो रहा है। 26वीं तरमीम और हुकूमत जो है, आप अंदाजा लगाइए महर कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो उस झूठे केस में, मैं आपको कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, झूठे केस में प्रोसिक्यूटर थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनको इन्होंने जज लगाया और तमाम हुकूमत ने उनको वोट भी दिया है, बाकी किसी जज को लगा नहीं रीजन कि हुकूमत पे कोई उंगलियां न उठे। अगर ऐसी आप नेपोटिज्म करते तो फिर उनको ना लगा इन्हीं की गलतियां दोहरानी है। नहीं, आपकी कमजोरी जाहिर हुई है सर, आप लोगों की से नहीं है, आप लोगों ने ये जजेस किसी के कहने पे लगाए हैं। मैं इस तरह से कहूंगा, मैं बिल्कुल ओपन बात कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइएगा बैरिस्टर साहब, एक तूफान अभी थमा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपना मुअम्मा बन के बैठा हुआ है, आफ्टर शॉक्स 26वीं आईनी तरमीम के। दूसरा, आप लोग अब ये पूरी कौम को टेक ऑन करना चाह रहे हैं, इस खुले मुआशरे को, मीडिया को टेक ऑन करना चाह रहे हैं। 4 न्यू अथॉरिटीज, ट्राइब्यूनल, सेल्स, एजेंसीज प्रपोज कर दी गई हैं इस बिल के तहत। वसी इख्तियारात आप लोग दे रहे हैं, ब्लॉक रिमूव, बैन, पीनलाइज, क्रिमिनल सजाएं 3-3 साल की। इतनी भारी और इतनी संजीदा कानून साजी की जो पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले सकती है। बैरिस्टर साहब, सिविल पनिशमेंट्स की बजाय क्रिमिनल पनिशमेंट्स आप ला रहे हैं, क्या गुडविल के साथ तफसीली बहस लाजमी नहीं है नई तरमीम में, पीका लॉज में? बिल्कुल है, और वो होंगी कमेटी में, क्योंकि ये तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, ये कमेटी में जाएगा, उसके बाद ये कानून बनेगा। बुलडोज हुआ स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी। देखें, मैं ये आपको जरूर कह सकता हूं कि जो with the advent of social media, with the advancements in technology, with the advancement and a real threat that is a cyber जो थ्रेट्स हैं हमारी या साइबर ऑफेंसेस में जो एक सर्ज आया है, जो आपने भी देखा कि एआई का इस्तेमाल करके किसी की कोई भी मोर्फ वीडियो बना लो, किसी की किसी एंगल से वीडियो बना लो, तस्वीर बना लो, जो दिल आए वो कह दो। इसीलिए सोशल मीडिया की रेगुलेशन ज़रूरी थी, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्याम, उसके साथ कंप्लेंट काउंसिल का क्याम, उसके साथ प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल का क्याम, उसके साथ आप नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बिकॉज ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि FIA की कैपेसिटी इशूज़ थे साइबर क्राइम के हवाले से। जो आपके अपने कई कॉलीग्स हैं सहाफ़ी, मैं कई के शो पे था, उनके साथ अभी रिसेंटली मामला हुआ और उन्होंने क्या, मसला है एग्जीक्यूटिव की स्वाबदीद का और ट्रांसलेशंस का और तशरी का। पीका में अब मौजूदा कवानीन तो ऐसे बहुत से हैं जो पहली मौजूद हैं, ऑफेंसेस से डील करते हैं इन्हीं से, लेकिन तमाम ओवरसाइट हुकूमत के पास है। अब सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी 9 मेंबर सर, जिसमें से चेयरमैन PTA, चेयरमैन पेमरा और एक और सरकारी आपका बंदा है। उसके अलावा बाकी तमाम तरह हुकूमत अपॉइंट करेगी। साथ ही नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी भी है सर, सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल 5 मेंबर है, जबकि ट्राइब्यूनल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इसमें तो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन से मुताल्लिक चेयरमैन लगाना या हटाना वो भी आपकी स्वाबदीद है अल्हम्दुलिल्लाह सर। 2 मेंबर्स भी हैं, जिसमें से एक जो है वो सहाफी वही है ना जुडिशल कमीशन की जो अभी फैसल बात कर रहे थे। उधर तो और भी बहुत लोग हैं, अभी चल किसकी रही है सर? अब पलड़ा किसका भारी है? हुकूमत का है ना। बार का भी बंदा अपना ले आए, स्पीकर ने भी एक अपना बंदा दे दिया, माइनॉरिटीज का नाम लेके उनके पास आएंगे, वो रैशनली उसको देखेंगे। अयाज सादिक किसका, यू नो व्हाट आई एम सेइंग सर, हर कमिटी के अंदर आपका पलड़ा भारी है। फॉल्स एंड फेक इंफॉर्मेशन दैट इज लाइकली टू कॉज अ सेंस ऑफ फियर और इनसिक्योरिटी, कितनी वेग बात है ये। मेरा मतलब सच्ची खबर भी इनसिक्योरिटी दे सकती है सर, उसको भी आप FI लगा देना। जो फेक न्यूज, फॉल्स न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, उसको कर्ब करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, ये तमाम चीज़ें इसमें एड्रेस हुई हैं। इसमें डेफिनेशंस में अगर आप देखें, इसमें बाकी आगे जाके देखें, जो उसको क्रिमिनल एलिमेंट है वो होना ज़रूरी है। आप ये अगर क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे इस तमाम तर मामले के, तो लोगों की तो इज्जतें सरे बाजार बेची जा रही हैं। जिस तरह का जो कॉन्डक्ट है लोगों का, आप देखें कि उसके ऊपर जिसका जो दिल चाहता है, जिसके मुंह में जो बात आती है, जिसका जो उसके माइंड में चल रही होती है, वो बगैर सोचे, बगैर समझे उसको डिसेमिनेट किया जाता है। और इसमें एक प्रोटेक्टिव मेजर, क्योंकि फैसल साहब खुद वकील हैं, वो ज़रूर ये कहेंगे, क्योंकि इसको मेंस रिया के साथ जोड़ा है, हमने इंटेंट के साथ जोड़ा है। इंटेंट प्रूव करना ज़रूरी होगा प्रोसिक्यूशन के, कि वाक़तन जो इंफॉर्मेशन या फेक या फॉल्स न्यूज़ या ये मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है, उसमें इंटेंट थी।
whether that was फैसल done साहब, ये काम intentionally तो or आप not. लोग भी करना चाह रहे थे, तब मगर हमारी शुमाई किस्मत, तब ये ऑपोजिशन में थे, इनको बड़ा बुरा लग रहा था। आप तो चीफ आर्मी स्टाफ पे तनकीद को एक क्राइम और क्रिमिनल ऑफेंस बना रहे थे इस मुल्क में, लेकिन खबर से भी इनसिक्योरिटी पैदा हो सकती है। ये तो बड़ी कमाल की बात है। साथ ही अनलॉफुल और ऑफेंसिव ऑनलाइन कंटेंट का भी इसके अंदर जिक्र है, जुडिशरी, आर्म फोर्सेस, पार्लियामेंट से ताल्लुक रखने वाले के हवाले से। तो फेक का तायुन, फिर ऑफेंस का तायुन, कोई सही खबर से भी तो ऑफेंस ले सकता है। बट द प्रॉब्लम है सर, आप भी उतने ही पानी में, कल को आप भी यही कर रहे थे। नहीं, ये तो आप बिल्कुल फॉल्स कंपैरिजन जिसको कहते हैं वो कर रही हैं, और बिल्कुल इसकी कोई तुक नहीं बनती है। ये जो क्रिमिनलाइजेशन है ऑफ पीका लॉ में अभी प्रपोज अमेंडमेंट्स आई हैं और ये हो जाएंगी, और इसके बाद मीडिया तो आगे गया गया। आप लोग तो जो है एक सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर की ना वीडियो चला सकते हैं, ना कोई ऑडियो बयान चला सकते हैं, ना तस्वीर चला सकते हैं। हत्ता कि आप जैसे कुछ लोग हैं जो नाम ले लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो तो बानी बानी करते रहते हैं। और जो है हुकूमत को एक खौफ है और डरौने ख्वाब आ रहे हैं सबको कि किसी दिन जो है इमरान खान जेल से बाहर ना जाए। देखिए, बात है कि पूरी दुनिया में जो हक़ राय की आज़ादी जो होती है और पॉलिटिकल इख्तिलाफ राय को यहाँ पे तो टेररिज्म करार दे दिया गया है। सर, और यहाँ पे स्पीकिंग ऑफ जो आप बात कर रहे थे बनाए जा फैसल रहे हैं, साहब, वो अभी reflect अली अमीन करते हैं। गंडापुर साहब का जो बयान आया कि 9 मई में हमारे ही लोग थे, गलती हो गई, लाइन क्रॉस हो गई। अब इस बयान को भी इस्तेमाल किया जाएगा जो हुकूमत जो मुसवदा तैयार कर रही है आपको 28 जनवरी को पेश करने के लिए। गो कि आप तो जाना ही नहीं चाह रहे उसमें, मगर वो भी बयान जो है उसमें शामिल किया जाएगा। That's an open confession. देखिए, अली अमीन साहब ने जो बयान दिया है उसके तो रिस्पॉन्सिबल वो हैं, और जाहिर है अली अमीन के बयान के खुला ऊपर इतराफ है सर, वो क्या जिम्मेदारी लेंगे? आपको जवाब देना पड़ेगा जमात को सर। नहीं, इमरान खान साहब ने भी अली अमीन ने इस हवाले से किया है आपकी तो बात हुई, उसका जवाब देंगे। उसका ये मतलब इमरान तो खान नहीं साहब है ने कहा था कि उनको कि ऐसा आप बयान अली नहीं देना अमीन चाहिए था। के बयान के ऊपर मुझे या अकील को या अपने आप को जो है प्रोसिक्यूट करेंगे, ऐसा नहीं होता। प्रोसिक्यूशन में जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है उसके प्रिंसिपल्स ये होते हैं कि आपने, आज मैं आपको बताता हूँ कि जो 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब के ऊपर FIR में चार्ज है अबेटमेंट का, और चार्ज जो फ्रेम हुआ है उन्होंने कहा जी लाठी लेके आप HQ जाके थे, उन्होंने गेट तोड़े। ये तो हालात हैं यहाँ पे। कोई समझ नहीं आ रही कि ट्रायल कैसे चला जा रहा है, कोई समझ नहीं आ रही कि मुल्ज़मान कहाँ पे हैं और उनकी अदम मौजूदगी में जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। अब इश्यू ये है कि जिस तरह से ये गड़बड़ करके इस मुल्क में जो सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए है बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट, मेरे लिए तो ये है कि पाकिस्तान में आइन और बुनियादी शरई हकूक मुअत्तल हैं। मगर देखिए, आप ये मुअत्तली तो आप भुगत ही रहे हैं, मगर बैरिस्टर साहब इन्होंने आपको इस नशिस्त के थ्रू एक लेजिटिमेसी दी कि आप एक फरीक जरूर हैं जिससे बात की जा सकती है। वो लेजिटिमेसी जो आपको आज तक नहीं मिली, एक पूरा साल होने को है हुकूमत बनाए हुए। अगर ये डायलॉग डिसॉल्व हो जाता है और ये नशिस्त खत्म हो जाती है तो वो लेजिटिमेसी और क्राइसिस जो है वो बहरहाल वो आपकी हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन के रहेगा। ये तो भुगत ही रहे हैं जो भुगतना है सर। मैं साहिबा, इन्होंने लेजिटिमाइज तो कर दिया। ये पहले तो यही कहते थे ना कि 47 की हुकूमत है, जाली हुकूमत है, इनके पास मैंडेट नहीं है। बट एट द एंड हुआ क्या? बैठे तो हमारे साथ ही ना, लेजिटिमाइज तो उन्होंने कर दिया इस पार्लियामेंट को। अब आपने इन्होंने स्टैंप ऑफ अप्रूवल तो लगा दिया, और ऑफ कोर्स अब यही पार्लियामेंट है, यही बकौल इनके 47 वाले हैं जो आगे चलेंगे और ये मामला चलेंगे। आपसे बात कर नहीं, मैं देखें फैसल साहब, मैं ये जरूर कहूंगा कि और कहीं भी नहीं बात होनी, बात हमारे से ही होनी है। सर, आप डी फैक्टो हैं, आप डी जोरे नहीं हैं। स्टिल व्हाटएवर जो कह लें, आपने जो बातें की, आपने कहा इधर से बात हो जाएगी, उधर से बात हो जाएगी, उधर बात करेंगे, मुझे भी पता है, इधर बात नहीं करेंगे। अयूब खान से लेके मुशर्रफ साहब का मार्शल्लाह अदालतों ने उन पर स्टैंप किया और लोगों ने उसको लेजिटिमाइज किया। क्या लोगों ने आज तक उसको तस्लीम किया? सियासी बात बिल्कुल सियासी बात होती है। You do not represent people of Pakistan. We still hold you as Form 47. That's still according to you. हमने doable आपको आप नहीं कर सके। We have exposed you politically. आप नहीं कर सकते। यू टर्न या लचक दिखा सकते हैं अपनी रवायती इमरान खान साहब 28 को इनके साथ नशिस्त लगा के, या अब ये हतमी फैसला है कि अनाउंस हो जाए? नहीं तो ये कुछ अपना पेशरफ दें, कुछ सॉलिड पेशरफ दें। बिल्कुल, हमने तो देखिए हमारे पास तो ऑप्शन है नहीं। इन्होंने हमारे पे अदालतें बंद कर दी, इन्होंने तमाम इदारे हमारे पीछे लगा दिए, इन्होंने मीडिया को गैग कर दिया, इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, इन्होंने हमारे जो पुरअमन और निहत्ते मुजाहिरीन थे उन पर गोलियां चला के शहीद कर दिया, जख्मी कर दिया, लोगों को 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में पोलिटिकली पिक एंड चूज़ किया। तो फिर आप ये बताइए कि हमारे पास तो ऑप्शन थी नहीं। हमने उसके बावजूद मुज़ाकरात का अमल चूज़ किया क्योंकि हम एक पोलिटिकल पार्टी हैं और हम उसके अलावा कोई ऐसी चीज हमारे पास नहीं है। हमको गनर्स तो है नहीं। तो हमने पार्टी के मुज़ाकरात किए
देखिए, शुड वी टेक दिस एज ए फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर एन एनआरओ? ये बता दें कि आप ये जब कहते हैं कि बेलें होने दें लोगों की, आप ये कहते हैं कि उनके ऊपर सो कॉल्ड हम आपके मुताबिक कि हमने नाजायज़ केसेस अगर बनाए हुए हैं, तो आप ये कहते हैं कि वो तमाम तर चीज़ें, वो फिर आपकी किधर जाएंगे मुतालबा? तो वो तो इस नशिस्त से पहले ही पूरे हो जाएंगे, तो फिर इस नशिस्त का क्या फ़ायदा? आप ये कहते हैं ना हम चाहते हैं कि आपने जो दबाव क्रिएट किया हुआ है हटाएं, ताकि हमें कॉन्स्टिट्यूशनली क्या दबाव है? देखिए, अभी 7 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, महर साहिबा 7 जमातें हैं, हमने सब कमेटी बना दी है, कम से कम आप उनको गैप करके आपने उनको उनकी गर्दन के ऊपर घुटा रख के आप फैसले करा रहे हैं। रिस्पांस आएगा और बताया जाएगा कि ये क्या मामलात हैं जो इनके टीओआरस हैं। और पहली बात है कि ये अपने तय टीओआरस खुद बना देना, टीओआरस हमारा काम है, हमने बनाने हैं। यहाँ पे एक तरफ तो मांगा जाता है कि जुडिशियल जो है आप कमीशन बना दें, वी कैन नॉट फॉर्म अ जुडिशियल कमीशन। आप ये देखें कि आप मांगते हैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, तो वो भी शामिल कीजिए। जब आपने एजेंडा नहीं दिया तो फिर आप टीओआरस कैसे बना सकते हैं? फिर आप कहते हैं जजेस को भी डाल दें, आप कहते हैं कि सिटिंग जजेस को काम ही ना करने दें, उनको जजेस भी हमें टॉप सीनियर मोस्ट जजेस चाहिए। हम ऐसा इंक्वायरी कमीशन तो नहीं चाहते जैसे आज आपने हमारे मोहतरम खोखर साहब को मिसिंग पर्सन्स का चार्ज लगाया, वो हॉस्पिटल में सर्विसेज हॉस्पिटल में जिंदगी मौत की जंग लड़े हैं। इस किस्म के तो काम करते हैं आप लोग। इसके ऊपर तो मतलब प्रोग्राम में आगे बात करेंगे। देखा कि उनकी सेहत इजाजत देती है। मगर फैसल चौधरी साहब, इमरान खान को एकदम अपनी बेगम के दिफा में आज फिर क्यों बयान देना पड़ गया? एक बार फिर दरारों की खबरें आ रही हैं। पंजाब का चैप्टर अलीमा खान साहिबा को चाह रहा है कि कमान संभालने तहरीक इंसाफ की, इधर उनकी बेगम और उनकी तर्जुमान के इशूज पड़े हुए। अलीमा खान हो या बुशरा बीबी हो, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, पार्टी इमरान खान की है। हाँ, इमरान खान साहब ने आज उन ट्रोल्स को जो कि एक कैंपेन करते हैं उनको बिल्कुल उनकी मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि वो अपोजिशन का एजेंडा जो है, हमारे खैर ख्वाह होने के भेस में अपोजिशन का वो एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। 6 साल से अपोजिशन बुशरा बीबी के ऊपर कीचड़ उछाल रही है और उनका मेन टारगेट इमरान खान है। वो इमरान खान को बुशरा बीबी के थ्रू जो है वो टारगेट करना चाह रहे हैं। उनको जो है इन तमाम बातों का मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। आज उन्होंने ये कहा है कि जो लोग हमारे खैर ख्वाह बन के ये ट्वीट करते हैं वो हम में से नहीं है। उन्होंने डिसओन भी किया और उन्होंने उनकी मगर अब तो बुशरा बीबी भी जेल में जाएंगी, इमरान खान साहब पहले ही अंदर हैं, तो क्या अलीमा खान साहिबा का किरदार बड़ा हो सकता है ज्यादा? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के अलावा पीटीआई में किसी और के किरदार की गुंजाइश है। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, बैरिस्टर अकील साहब, ऑलवेज अ प्लेजर। आपको बताते चले नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने बेंचेस इख्तियार से मुतल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर ना करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। और दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अदालत में पेश हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्ट्रार ने एडिशनल रजिस्ट्रार के दिफा में कहा कि ये सब 2 जजेस कमेटी के फैसले से हुआ। अदालत ने इस्तफसार किया कि एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास कहां हैं। आज आए हुए हैं, जिस पर एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार से सवाल किया कि आपने कॉज लिस्ट से केस क्यों हटाया था। आप कोशिश करें, आज अपना तहरीरी जवाब जमा करवा दीजिए। नाज़रीन, दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालती मुआवनीन मुकर्रर करने पर एतराज उठा दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए गए हैं वो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकला हैं। तौहीन अदालत के केस में अदालती मुआवन का तकर्रुर पहली बार देख रहा हूं। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि तवाज़ुन और बैलेंस कायम करने के लिए आपके तजवीज़ करदा नाम भी शामिल कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि मैं कोई नाम तजवीज़ नहीं कर रहा, ताहम अदालत ने वकला ख्वाजा हारिस जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर वजारत दिफा के वकील हैं और एहसन बून को भी अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिया है। नाज़रीन, दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मालूम नहीं कि केस समाअत के लिए मुकर्रर ना करने से नजर अब्बास का क्या ताल्लुक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए पूछा कि अब्बास साहब, आपके साथ भी कुछ हुआ है? जस्टिस मंसूर अली शाह का यह कहना था कि सवाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 का है। बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा तो क्या केस वापस लिया जा सकता है? मौजूदा केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। नजर अब्बास के दिफा में कमेटी के फैसले पेश किए गए थे। अटॉर्नी जनरल ने रद्द अमल दिया कि नजर अब्बास का तहरीरी जवाब आने तक रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ ही उनका दिफा करार नहीं दिया जा सकता। दौरान समाअत अदालती मुआवन मुनीर मलिक ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ सामने रखी। मुनीर मलिक ने यह बताया
कि कल जारी होने वाली प्रेस रिलीज मैंने देखी है, उसमें कहा गया कि पहले केस गलती से इस रेगुलर बेंच में लग गया था और अगर ये गलती थी तब भी इस पर अब जुडिशियल ऑर्डर हो चुका। अब जुडिशियल ऑर्डर को दूसरा जुडिशियल ऑर्डर ही बदल सकता है। ये मामला अब अदलिया की आजादी से जुड़ा है। मामला हमेशा के लिए सेटल फुल कोर्ट से ही हल कराया जा सकता है। अदालती मुआवन हामिद खान ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि इंतजामी फोरम अदालती अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट किसी केस में 9 रुकनी बेंच बनाने की अगर हदायत दे तो दे सकती है। हामिद खान ने मौकफ अपनाया कि अदालत 9 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म दे तो अमल करना होगा। कोई आईनी सवाल आए तो रेगुलर बेंच भी समाअत कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक ही कायम की गई है और आइन में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और दीगर जजेस होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या हमारा शुमार दीगर जजेस में होता है। जस्टिस अकील अब्बास ने रिमार्क्स दिए कि अब तो शायद हम दीगर जजेस ही रह गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल साहब वैसे पूछ रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हिस्सा हैं। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जी बिल्कुल आप हिस्सा हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि वैसे ही पूछ रहा था कि आजकल पता नहीं चलता। नाज़रीन, अदालत का कहना था कि दीगर अदालती मुआवनीन को कल सुनेंगे और अदालत ने मजीद समाअत एक दिन के लिए मुलतवी कर दी है। अहम तरीन केस है, इख्तियारात के हवाले से केस है, जुडिशल ऑर्डर के हवाले से केस है, आज़ादी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से केस है। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। हुकूमत ने लापता अफराद कमीशन का नया सरबरा मुकर्रर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लापता अफराद केस में यह सवाल उठा दिया कि हुकूमत चाहती तो लापता अफराद का मसला अब तक हल हो चुका होता। उम्मीद ही कर सकते हैं कि हुकूमत मसला हल करे। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जगह जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर को कमीशन का नया सरबरा मुकर्रर कर दिया है और हुकूमत लापता अफराद का ट्राइब्यूनल बनाना चाहती है। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि लापता अफराद ट्राइब्यूनल के लिए तो हुकूमत को कानून साजी करना पड़ेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अर्ज की कि कानून साजी के लिए काबीना कमेटी काम कर रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फिर सवाल उठाया कि कितने अरसे में कानून साजी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने नुक्ता दराज किया कि कानून तो पहले से मौजूद है। किसी को लापता करना जुर्म है। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसका ट्रायल कीजिए और जुर्म नहीं किया तो छोड़ दीजिए। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से अर्ज की कि वफाकी हुकूमत एक ही मर्तबा लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के जवाब पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला अब तक हल हो चुका होता। इस मौके पर जस्टिस हसन रिजवी ने सवाल उठाया कि अब तक कमीशन ने कितने लापता अफराद की रिकवरियां की हैं। क्या बाजियाब होने वाले आकर बताते हैं कि वो कहां पर थे। इस सवाल के जवाब में कमीशन के रजिस्ट्रार ने अदालत को बताया कि बाजियाब होने वाले नहीं बताते कि वो कहां पर थे। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि हुकूमत लापता अफराद की कानून साजी करे। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हुकूमत मसला हल करे। पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते। बादज़ां केस की समाअत गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। नाजरीन, लापता अफराद का यह मामला जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर से जारी है। साल 2010 में लापता अफराद के मामले पर पहला कमीशन जस्टिस रिटायर्ड कमाल मंसूर आलम की सरबराही में तश्कील दिया गया था। एक साल बाद 2011 में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को इस कमीशन का सरबरा मुकर्रर कर दिया गया था और ये साहब मुसलसल 13 साल तक इस कमीशन के सरबरा और अक्टूबर 2017 से नैब के चेयरमैन भी रहे। लापता अफराद कमीशन की सुप्रीम कोर्ट को जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि जावेद इकबाल बतौर कमीशन के सरबरा के 6,74,000 रुपए माहाना तनख्वाह वसूल करते रहे और कारकर्दगी का आलम यह रहा कि मिसिंग पर्सन्स का मामला आज तक हल नहीं हो सका। 2 से 2,500 अफराद के लापता होने की शिकायत आज भी हो रही हैं। 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई इस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद को पेश करने के लिए 744 प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होने के बावजूद सिर्फ 52 को पेश किया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मार्च 2011 से दिसंबर 2023 तक 4,413 लापता अफराद घरों को वापस आए, मगर 994 लापता करार दिए गए अफराद हर्रासती मराकज़ में कैद हैं और 644 मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2023 तक 261 लापता अफराद की लाशें मिली और कमीशन ने 1477 केसेस को जबरी गुमशुदगी करार ना देते हुए खारिज कर दिया। जावेद इकबाल सुप्रीम कोर्ट के उन जजों में शामिल थे जिन्होंने फौजी आमिर सदर परवेज मुशर्रफ के पहले पीसीओ
अबूरी आईनी हुक्मनामे के तहत हल्फ उठाया था। गो के अब जो मुकर्रर हुए हैं वो भी पीसीओ जज हैं। नाज़रीन, जस्टिस जावेद इकबाल ने सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच की सरबराही भी की। फौजी सदर परवेज मुशर्रफ को वर्दी में सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुतल्लिक दरख्वास्तों के बारे में हुक्म दिया था और साथ ही शर्त भी लगा दी थी कि जब तक परवेज मुशर्रफ अपनी वर्दी नहीं उतारेंगे उस वक्त तक इंतखाबी कमीशन इंतखाबात का ऐलान नहीं करेगा। इन साहब पर बादज़ां जमहूरी हुकूमतें भी इतनी मेहरबान रहीं कि 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में उन्हें लापता अफराद कमीशन का सरबराह बना दिया गया। बादज़ां नवाज शरीफ के दौर में भी ये सौदे पर बराजमान रहे और फिर वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने मजीद मेहरबानी करते हुए उन्हें चेयरमैन नैब का ओहदा भी सौंप दिया। बादशाह इमरान खान के दौरे हुकूमत में 6 अक्टूबर 2021 को जावेद इकबाल को अपने ओहदे से रिटायर होना था, लेकिन हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान नए चेयरमैन नैब की तैनाती पर इत्तफाक ना हो सका। तहरीक इंसाफ ने 2 सदारती ऑर्डिनेंस जारी करके जावेद इकबाल को बतौर चेयरमैन नैब काम जारी रखने का जवाज फराहम कर दिया। ये सदारती ऑर्डिनेंस की 2 जून 2022 तक की मियाद पूरी होने तक इस ओहदे पर फाइज रहे और 2 ओहदों की बैक वक्त साइमल्टेनियसली मराद भी एंजॉय करते रहे। रिटायर्ड जज की हैसियत से भी कौमी खजाने से लाखों रुपए माहाना पेंशन और दूसरी मराद लेते रहे। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़ की जानिब से सेनेट को दी गई तफसीलात के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने बहैसियत चेयरमैन नैब के मजमूई तौर पर 7.5 करोड़ रुपए तनख्वाह और मर्रात की मद में हासिल की और बतौर चेयरमैन नैब जावेद इकबाल माहाना 12,39,000 रुपए बुनियादी तनख्वाह वसूल करते रहे। 6,000 रुपए टेलीफोन की मद में और 68,000 रुपए घर के किराए की मद में और इसी तरह एक रिटायर्ड जज को 4,23,000 रुपए माहाना तनख्वाह, सर्विंग जज की बुनियादी तनख्वाह का 77% पेंशन की मद में और एक ड्राइवर, एक अर्दली या फिर उनकी तनख्वाहों के बराबर पेंशन में अदायगी। हर महीने 300 लीटर पेट्रोल, 3,000 रुपए लोकल कॉल्स के लिए माहाना, 2,000 यूनिट्स बिजली फ्री और 25 मुकम मीटर कुदरती गैस भी फ्री और मुफ्त पानी और रिहाइश पर सिक्योरिटी गार्ड की मुफ्त तैनाती की सहूलियात भी। नाज़रीन, रिटायर्ड जज हर किस्म के टैक्स से भी मुस्तस्ना होते हैं और ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी कम कीमत पर खरीद भी सकते हैं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल इन तमाम मराद को एंजॉय करते रहे। करोड़ों रुपए की इन मराद के बावजूद मगर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का बतौर चेयरमैन नैब किरदार इंतहाई मुतनाज़िर रहा। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिस वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और जिस अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के बाहमी इत्तफाक से जावेद इकबाल को चेयरमैन नैब तैनात किया गया, ये दोनों गिरफ्तार भी हुए, अदालतों के चक्कर भी काटते रहे। शाहिद खाकान अब्बासी पर LNG का रेफरेंस बनाया गया, गिरफ्तार किया गया, मगर फिर इसी नैब को ये रेफरेंस खुद ही वापस भी लेना पड़ा। इमरान खान के दौरे हुकूमत में मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में इसी नैब ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया। वतन वापसी पर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एयरपोर्ट से भी गिरफ्तार किया और अडियाला जेल मुंतकिल किया। फिर चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के केस में नैब ने ख्वाजा साद रफीक को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा रफीक की जमानत मंजूर करते हुए तब अपने हुक्मनामे में लिखा था कि नैब जैसे इदारे को सियासी वाबस्तगियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह नैब ने स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स इंक्वायरी में SN इकबाल को गिरफ्तार किया, ख्वाजा आसिफ को हिरासत में लिया। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और आमदन से जायद असासों के मुकदमे में खुर्शीद शाह को गिरफ्तार किया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद के नैब ने हुकूमती आशीर्वाद पर तब अपोजिशन को तिगनी का नाश नचा दिया और फिर जब इमरान खान को इक़्तिदार से रुखसत किया गया तो यही चेयरमैन नैब नए निज़ाम की आंख का तारा बन गए। इमरान खान, बुशरा बीबी समेत तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात का पेंडोरा बॉक्स खुला। 190 मिलियन के हालिया मुकदमे में इमरान खान को, जिसमें 14 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई है, यह मुकदमा भी नैब का था और जावेद इकबाल बतौर चेयरमैन नैब अपने दौर में हाकमीन वक्त का हथियार रहे और इन की तैनाती, इनकी अपॉइंटमेंट बादशाह अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कौम से माफी मांगते रहे। एडमिट करता हूं कि ये मुझसे गलती हुई, मैं उस गलती नहीं है, ये मुझसे ब्लंडर हुआ और मैं और शाहिद खाकान अब्बासी कौम से हाथ बांध के माफी मांग रहे हैं कि ये जो गलती हुई है, जिसको तकलीफ हुई है, वो हमें माफ करे, अल्लाह भी हमें माफ करे। बहरहाल मौसूफ हर दौर में इक़्तिदार के कॉरिडोर्स का सबसे अहम किरदार रहे। लापता अफराद कमीशन को हेड करते हुए बहरहाल कारकर्दगी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।